हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स Q&A सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग आज बात कर रहे हैं 18 जनवरी 2019 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उससे क्या क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर्स को, साथ ही उससे जुड़े हम लोग फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। देखते हैं आज का पहला सवाल है क्या। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शंस हैं बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर। दोस्तों, इसका जो उद्घाटन होगा वो आज ही होने वाला है, यानी 18 जनवरी 2019 को, और वो है गांधीनगर में। कहाँ पे होगा? ये होगा महात्मा मंदिर में। ये 9वां सम्मेलन है। सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 2003 में शुरू हुआ था। इस बार का जो थीम है, जो इस बार गुजरात गवर्नमेंट ने रखा है, वो है यूथ कनेक्ट 2019 शेपिंग अ न्यू इंडिया द स्टोरी ऑफ बिलियन ड्रीम्स। तो हो सकता है आपसे ये भी सवाल पूछा जाए कि इस बार का जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था उसका थीम क्या था, तो हम कहेंगे यूथ कनेक्ट 2019 शेपिंग अ न्यू इंडिया द स्टोरी ऑफ बिलियन ड्रीम्स। देखिए, इसके साथ और भी बहुत खास बात क्या है, इसमें देश विदेश से कम 3000 से ज़्यादा गेस्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिसमें बहुत ही हाई प्रोफाइल गेस्ट हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, रवांडा के राष्ट्रपति हैं, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ज्वाइन करेंगे, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री, माल्टा के प्रधानमंत्री। मतलब ये इतना हाई प्रोफाइल इवेंट होने वाला है भारत में। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है गुजरात को इंडिया में और वर्ल्ड मैप पे एक जगह दिखाना कि ये भी कुछ है जहाँ से हमारे यहाँ इतना ट्रेड का वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। हीरा का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गुजरात। तो वहाँ पे ये सारे देशों के साथ, दुनिया के जितने भी देश हैं उनके साथ मिलके वो चाहेगा कि एक ग्लोबल समिट की तरह ये उभरे पूरे दुनिया में, और गुजरात वहाँ पे अलग से चमकता हुआ दिखाई दे। और आज का दूसरा सवाल, जीएसटी के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हाल में गठित मंत्री समूह के संयोजक कौन हैं? ऑप्शंस हैं मनप्रीत सिंह बादल, नितिन पटेल, टीएम थॉमस इजाक, राजेश अग्रवाल। अब इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नितिन पटेल। नितिन पटेल कौन है? ये गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब देखिए, इसके बारे में एक दो और बातें क्या हम लोग जान सकते हैं। सबसे पहले, ये जो मंत्री समूह होता है ये होता क्या है? ये है GOM, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्यों बनाया गया है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना है। मैंने इससे पहले भी आपको GOM के बारे में थोड़ा पिछले वीडियो में बताया है। अभी जब GST काउंसिल की बैठक हुई थी तो उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें एक ये भी था कि जब से GST लागू हुआ है कि राज्यों को जो अपना रेवेन्यू था उसमें फॉल हुआ था, और जिसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सुशील मोदी की अध्यक्षता में एक GOM गठित की गई। उसी के तर्ज पे GST के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह से बूम किया जाए, रियल एस्टेट सेक्टर में जो गिरावट आई हुई है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी काउंसिल ने, GST काउंसिल ने बताया कि एक GOM को हम लोग गठन करते हैं, और इसका जो संयोजक होगा, जो अध्यक्ष होंगे, वो होंगे नितिन पटेल। और इसमें अलग से 7 मंत्री हैं जिनको इसका मेंबर बनाया गया है। वो भी देख लेते हैं कौन कौन है। सुधीर मुनगंटीवार, कृष्णा बायर गौरा, डॉक्टर TM थॉमस इजाक, मनप्रीत सिंह बादल, राजेश अग्रवाल, मोविन गोडिनो, ये सारे इस GOM के मेंबर्स होंगे। काम क्या होगा इसका? अब देखिए, सबसे बढ़िया बात यही है कि इसका जब भी कोई कमेटी या कोई ऐसा GOM गठन किया जाता है तो उसका सबसे पहले TOR दिया जाता है, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस। क्या काम होगा? GST के कर दर का विश्लेषण करना, GST जो रियल एस्टेट पे क्या टैक्स लगता है उसका विश्लेषण करना, और वो एक रिकमेंडेशन दे देगी GST काउंसिल को कि अगर आप इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको ये योजना निकालनी चाहिए, कुछ नए योजना देना चाहिए, टैक्स में कुछ ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए ताकि ये सेक्टर बढ़े। तो ये सारी चीज़ों का जो ब्यौरा होगा वो यही एक GOM देगी GST काउंसिल को, इसीलिए इसे बनाया गया। नितिन पटेल इसके संयोजक होंगे। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच का नाम बताएं जिन्होंने हाल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शंस हैं ली जॉनसन, रोगेरियो रामोस, टोफू मैकलॉफलिन, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन।
ये भारत के मुख्य कोच थे, जो सीनियर वर्ग के जो इंडियन फुटबॉल टीम है, और वहाँ पे इन्होंने जो एशियन कप में जो भारत की टीम की थोड़ी खराब प्रदर्शन रही, जिसके कारण इन्होंने उसका जो जिम्मेदारी थी अपने ऊपर ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि पहले मैच में भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और थाईलैंड को 4-1 से हराया था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारत एशिया कप में कुछ करने वाला है। लेकिन बाद में जो अगले मैच थे वहाँ पे उन्हें हालांकि हाफ टाइम से आगे तक तो वो लोग 1-1 का गोल खेल रहे थे। बाद में अपनी टीम की गलती के कारण उन्हें एक पेनल्टी मिला विपक्षी टीम को और उसने 2-1 से मैच को जीत लिया, भारत हार गई थी। अगर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की बात करें, 2015 से भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच रहे हैं, यानी अभी तक वो 2015 से 2019 तक वो मुख्य कोच रहे। हालांकि इससे पहले भी 2002 से 2005 के बीच भी वो यहाँ के भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो ये बहुत ही अपने आप में एक बड़े कोच की तरह साबित हुए हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इन्हीं के कोच के टाइम पे भारतीय टीम ने अच्छे अच्छे टीमों को हराया है और काफ़ी आगे तक भी गई है। और अभी जो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन जो चीफ है, उन्होंने कहा है कि हम आने वाले टाइम में नए कोच का भी हम देखेंगे कि कौन इसके नए कोच बनते हैं। लेकिन हम बढ़ेंगे आज अगले सवाल की ओर। राजस्थान की नवगठित 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? और ये आपका जो राजस्थान पीएससी वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि राजस्थान से लेके आप सारे फैक्ट्स को अभी याद कर लें। इलेक्शन के बाद जितने भी फैक्ट्स आए हैं मैंने काफ़ी बार आपको बताए भी हैं, आगे भी बताते रहूँगा। फिलहाल आपके ऑप्शंस हैं सीपी जोशी, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, हनुमान बेनीवाल। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीपी जोशी। सीपी जोशी कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के ये लीडर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये निर्विरोध वहां पे चुने गए हैं, यानी इनके खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। जबकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एमपी में जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वहां पे निर्विरोध नहीं चुना गया था। वहां की जो विपक्षी पार्टी थी भाजपा, उसने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। बात करते हैं सीपी जोशी के बारे में। सीपी जोशी 4 बार विधायक बन चुके हैं और वो मनमोहन सिंह सरकार जब यूपीए की सरकार थी सेंटर में, उसमें वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अगर क्रिकेट की बात करें तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि जब वहाँ पे बीजेपी आई थी और वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बनी थी तो वो वहाँ के जो क्रिकेट एसोसिएशन थे उसके अध्यक्ष वो बन गई थी। तो ये पूरा वहाँ का एक सिलसिलेवार ब्यौरा है। अब बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस देश ने चांद पर कपास उगाने में सफलता हासिल की? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, अमेरिका, रूस। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाइना, यानी चीन। चीन ने अभी 2 दिन पहले ही वहाँ पे कपास उगाया था और ये ऐसा करने वाला, चांद पे जो कोई भी पौधा होगा ऐसा करने वाला ये पहला देश है। हालांकि कल ही इस बात की सूचना मिली कि वहाँ पे टेम्परेचर इतना नीचे चले गया कि वो पौधा खत्म हो गया, यानी वो पौधा नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी एक सफलता, एक इतिहास तो इन्होंने बना ही दिया। अब किससे बनाया? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो चीन ने जो चांद का जो दूसरा साइड है, द अदर साइड ऑफ मून, वहाँ पे उसने अपना एक रोवर उतारा था। क्या नाम था उसका? नाम था चैंग-ई-4। चैंग-ई-4 को उन्होंने वहाँ उतारा था और ऐसा करने वाला ये उस समय भी पहला देश थे और इसी के मदद से उन्होंने वहाँ पे एक कपास का पौधा उगाया था। और फिलहाल वो तो रहा नहीं, लेकिन ये इतिहास बन गया। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। वर्ष 2018 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस है विवेकानंद केंद्र, अक्षय पात्र फाउंडेशन, योही सासाकावा, सुलभ इंटरनेशनल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, योही सासाकावा। अभी 1-2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2015 से लेकर 2018 तक के सभी एक साथ ही उन्होंने 4 जो भी गांधी शांति पीस पुरस्कार के विजेता हैं उनके नाम का घोषणा किया था, जिसमें 2015 से कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को मिला। क्यों मिला? क्योंकि वहाँ पे जो ये रूरल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं उसको देखते हुए गवर्नमेंट और जो ज्यूरी मेंबर है, जो ज्यूरी ने डिसाइड किया, उन्होंने इनका सिलेक्शन किया। 2016 के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को किया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्षय पात्र फाउंडेशन क्या करते हैं? ये स्कूलों में मिड डे मील को भिजवाते हैं और इसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। सुलभ इंटरनेशनल, आप सब इससे बहुत ही वाकिफ होंगे। क्या करते हैं? मैनुअल स्कैवेंजर जो होते हैं, जो हाथ से मल की सफाई करते हैं, उस सब को रोकने के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है भारत में। 2017 के लिए एक ही अभियान ट्रस्ट, इनको किस लिए दिया गया है? इन्हें भी रूरल एजुकेशन के लिए तो दिया ही गया, साथ ही
ट्राइबल बच्चों को जिस तरह से इन्होंने एजुकेशन दिया है उसके लिए इनका वहाँ पे उन्हें दिया गया, ये सम्मान दिया गया। 2018 में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए WHO के सद्भावना दूत योही सासाकावा को इसका पुरस्कार मिला, ये सम्मान मिला। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था 2018 के लिए किसे मिला, योही सासाकावा को क्यों मिला? कुष्ठ रोग के उन्मूलन में इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। थोड़ी बात करते हैं ये गांधी शांति पुरस्कार है क्या। देखिए यह पुरस्कार जो है वो अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान के लिए लोगों को या संस्थानों को दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है ये भारतीय ही हो, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसे दिया जाता है। आपको याद होगा 2000 ईस्वी में नेल्सन मंडेला और बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक थे उसको एक साथ ही दिया गया था। हालांकि जो सबसे लास्ट में 2014 में सबसे लास्ट में इसरो को दिया गया था, उसके बाद इसके जो सम्मान की घोषणा नहीं हुई थी और अब जाके 2015 से 18 तक के 4 लगातार साल की हमने घोषणा सरकार ने कर दी है। थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में, इसकी घोषणा कौन करता है, ज्यूरी मेंबर कौन होते हैं, इसमें क्या कोई अवार्ड दिया जाता है, क्या दिया जाता है। देखिए इसका जो घोषणा होती है, जो फैसला होता है कि किसे सम्मानित किया जाएगा, उसकी ज्यूरी एक होती है। ज्यूरी में कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखिए, यह आपसे पूछा जा सकता है। पीएम होते हैं, पीएम जो हमारे देश के हैं, सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन, जो वरिष्ठ लोकसभा के मेंबर हैं लालकृष्ण आडवाणी, और जो लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये 5 जने ने मिलकर इस नामों की घोषणा और उनका सिलेक्शन किया था। हालांकि तो कुछ न्यूज़पेपर ने सिर्फ 3 ही नामों की, सिर्फ 3 ही ज्यूरी मेंबर के बारे में उल्लेख किया है, प्राइम मिनिस्टर, मल्लिकार्जुन खड़गे और लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन अगर आप पीआईबी के साइट देखेंगे उन्होंने इन 5 का नाम दिया, इसीलिए आपको ये 5 के नाम याद रखने हैं, समझने हैं कि ज्यूरी में कौन कौन से होते हैं। तो न्यूज़पेपर हो सकते हैं कभी कभार शायद गलत भी हो गए हो, पीआईबी के हम लोग मान सकते हैं कि वो सही इन्फॉर्मेशन वही है। क्या इसमें सम्मान दिया जाता है? देखिए 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, साथ ही एक वहाँ पे शील्ड दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जो इसके बारे में बताता है कि आपने क्या काम किया है और किसके लिए आपको ये सम्मान दिया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही का नाम बताएं। ऑप्शंस हैं डेनियल बुल, सत्यरूप सिद्धांत, अमित नामदेव, स्टीफन कुक। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्यरूप सिद्धांत। ये भारतीय हैं और इन्होंने इसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज करवाया है। सबसे युवा पर्वतारोही जिन्होंने 7 पर्वत शिखर और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों पे सबसे कम एज में इस सब पे उन्होंने अपना फतह किया है। देखेंगे कितने दिनों में 35 वर्ष 262 दिन के सत्यरूप ने ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ये रिकॉर्ड थे ऑस्ट्रेलिया के डेनियल बुल के पास, उन्होंने 36 वर्ष 157 दिन में ये रिकॉर्ड किया था। अब क्या है, सत्यरूप सिद्धांत ने ये किसके तहत किया? ये एक 7 समिट विजय लक्ष्य था जो 30 नवंबर 2017 को उन्होंने शुरू किया था माउंट विल्सन पे चढ़ाव के साथ। और हम बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। इनमें से किसे ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मेलिसा, एंडी सैम्बर्ग, रामी मालिक, ग्लेन क्लोज। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लेन क्लोज। देखिए ग्लेन क्लोज आपको हाल ही में मैंने बताया भी था कि गोल्डन ग्लोब का जब अवार्ड हुआ था उसमें इनको द वाइफ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला और अब जाके ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये घोषणा यूएस आइलैंड एलायंस द्वारा हुआ था और उन्होंने कहा कि हम इनको 21 फरवरी 2019 को इनका जो अवार्ड है ये दिया जाएगा। इससे पहले 2012 में मेलिसा को ये अवार्ड मिला था। तो अब आपको ये याद रखना है कि इस बार का जो ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड होगा वो ग्लेन क्लोज को दिया जाएगा। अब मैंने पिछले दिन आपसे एक सवाल पूछा था और जिसका जवाब आप सबको देना था। हालांकि इस बार थोड़ी सी निराशा के साथ कहना पड़ेगा कि आप बहुत सारे लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था पिछले दिन के सवाल का। तो देखते हैं उसका सवाल क्या था और उसका सही जवाब क्या है। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने -40 डिग्री तापमान में दक्षिण ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची विंसन चोटी फतह कर ली? ऑप्शंस थे प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, अनीता कुंडू। और आप सब ने ज्यादातर लोगों ने अरुणिमा सिन्हा का नाम लिया था। हालांकि ये पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने उस पे चढ़ी थी, लेकिन अभी जो हाल में थी वो थी अनीता कुंडू जो -40 डिग्री के तापमान में उस चोटी पे चढ़ी हैं। अनीता कुंडू के बारे में बात करेंगे
तो ये दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको इन्होंने दो तरफ से ही उस पर अपना चढ़ाई करके वहाँ ऊपर तक पहुँच चुकी है। वो नेपाल की तरफ से 2013 में पहुँची थी और चीन की तरफ से 2017 में पहुँची थी। इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये अपना काम कर रही हैं। वो अभी 7 समिट अभियान पे हैं, यानी सातों महाद्वीप की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का उनका लक्ष्य है। मार्च 2018 में इंडोनेशिया की कारस्टेंस पिरामिड शिखर पे पहुंची थी। 2018 अगस्त में यूरोप के एल्ब्रूस पे वो पहुंच चुकी थी। अक्टूबर 2018 में अफ्रीका की किलिमंजारो को वो फतह कर चुकी थी और अब जाके वो सबसे ऊंची चोटी जो अंटार्कटिका की है, विंसन चोटी पे भी उन्होंने अपना फतह हासिल कर लिया है। और अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और उसके बारे में और भी आप क्या जानते हैं वो भी हमें बताइए। साथ ही अपने फीडबैक तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। तो देखते हैं वो सवाल क्या है। हील्ड, हाउ कैंसर गिव मी अ न्यू लाइफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शंस है मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, युवराज सिंह, रेखा। इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। अच्छा लग रहा है इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें जागरणजोश.com।